नमस्ते। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपसे चर्चा करेंगे। जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे और फिर उसके बाद नाजी दल का जो उसकी जो आंतरिक नीति थी या गृह नीति थी और नाजी दल की विदेश नीति, जिसे आप हिटलर की गृह नीति या हिटलर की विदेश नीति भी कहते हैं, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, प्रथम महायुद्ध में बुरी तरह से पराजित होने के बाद जर्मन शेर जो था वो एक तरह से पिंजरे में कैद कर लिया गया और रिंग मास्टर फ्रांस ने वर्साय की संधि का चाबुक चलाकर उसे एक पालतू पशु की तरह कैद कर लिया। एक तरह से आप कह लीजिए अपने बस में कर लिया। तो यह रूपक जर्मनी की दशा को हूबहू चित्रित करता है, परंतु परिवर्तन स्वभावगत न हो करके परिस्थितियों की जकड़न के फलस्वरूप होता है कभी कभी, और यही जर्मनी के साथ भी हो रहा था। जर्मनी ने उस समय, उसके सामने कोई चारा नहीं था। उस समय जो है उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया, जो कुछ भी था वो, चाहे आप कह लीजिए पिंजरा कह लीजिए, चाबुक कह लीजिए, रिंग मास्टर कह लीजिए, सब कुछ जो है उसने स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे आगे चल करके पलटवार करना था। लेकिन पलटवार करने के लिए उसको समय चाहिए था, तैयारी करनी थी, तो इसलिए उसने समय लिया। जर्मनी की पराजय को आप ये कह सकते हैं कि जर्मनी की पराजय से जो है जर्मनी कुंठित तो था ही, वर्साय की संधि ने उस कुंठा को और अधिक गहरा कर दिया और जो नेतृत्व था जर्मनी का वो अवसाद में डूबा हुआ था, निराशा में डूबा हुआ था। जनता में बहुत क्षोभ था, बहुत आक्रोश था और वर्साय की संधि ने जर्मनी के सपने को तार तार कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जिन अधिकारियों ने वर्साय की संधि पे हस्ताक्षर किया था, वो उसके पहले वो ये कह रहे थे कि काश कोई उनका हाथ काट लेता, तो इस अपमानजनक संधि के ऊपर हस्ताक्षर करने के कलंक से वो बच जाते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी दल उभरा, नाजी दल या नाजी पार्टी का उत्थान हुआ और वो सत्तासीन हो गई और नाजी दल की विचारधारा को नाजीवाद के नाम से जाना जाता है। और जैसे जर्मनी में फांसीवाद का उद्भव हुआ था और मुसोलिनी के अंतर्गत, उसी तरह से नाजीवाद के अंतर्गत भी सर्वाधिकारवाद या सर्व सत्तावाद को महत्व दिया जाता है। सर्वसत्तावाद यानी टोटलिटेरियनिज्म। तो आइए हम लोग जो है इस पर चर्चा करते हैं। तो कुछ नोट्स मैंने बनाए थे, उन नोट्स के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। मैं बीच बीच में इन नोट्स को मैं एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। तो जर्मनी में नाजीवाद और उसके अभ्युदय के कारण पे पहले हम चर्चा करते हैं। 1933 ईस्वी में आप देख रहे हैं कि एक 1933 ईस्वी में राजनय में एक जर्मन राजनय में जर्मनी के राज्य में आप कह लीजिए 1933 ईस्वी में एक नवीन तथा विनाशकारी युग का प्रारंभ हुआ। फ्रांस द्वारा जर्मनी को अधिक सुविधाएं देने से इनकार करने के फलस्वरूप हिटलर का उत्कर्ष हुआ, ऐसा शूमा का कहना है। एफ एल शूमा जो है उनकी इंटरनेशनल रिलेशंस पे बहुत अच्छी पुस्तक है, जिसमें वो कहते हैं कि 1933 में जर्मन राजनय में एक नवीन तथा विनाशकारी युग का प्रारंभ हुआ। फ्रांस द्वारा जर्मनी को अधिक सुविधाएं देने से इनकार करने के फलस्वरूप हिटलर का उत्कर्ष हुआ।
तो ये शूमा जो है वो पेरिस शांति सम्मेलन की बात कर रहे हैं। पेरिस शांति सम्मेलन में चूंकि जर्मनी एक पराजित राष्ट्र था और जो विजेता राष्ट्र थे वो जर्मनी को युद्ध अपराधी मानते थे और उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारी जुर्माने लगा दिए गए थे वर्साय की संधि के रूप में। तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में हिटलर का उत्कर्ष हुआ, ये कहा जा सकता है। नाजीवाद फांसीवाद का अधिक गतिमान जर्मन संस्करण है। साथियों, लुडविग हैम्बर्गरबर्ग एक इतिहासकार रहे हैं जर्मनी के। उनका ये कहना है कि प्रथम महायुद्ध में जर्मन नगरों का विनाश नहीं किया था, लेकिन जर्मन मस्तिष्क को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। द्वितीय महायुद्ध ने, आप ध्यान दीजिए इस बात पे, वो कहते हैं कि प्रथम महायुद्ध ने जर्मन नगरों का विनाश नहीं किया था, परंतु जर्मन मस्तिष्क को पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। द्वितीय महायुद्ध ने जर्मन मस्तिष्क को नया और स्वस्थ कर दिया था, यद्यपि जर्मन नगर तबाह हो गए थे। तो ल्यूडविग हैम्बर्गरबर्ग का यह विश्लेषण जर्मन समस्या का महत्वपूर्ण पहलू उजागर करता है। यह वास्तविकता है कि नाजीवाद के उदय में जर्मनी का भ्रष्ट जनमानस सहायक सिद्ध हुआ। जैसे हमने कहा आपको कि जर्मनी की जनता जो थी वो अवसाद में, निराशा में, क्षोभ में डूबी हुई थी, तो उसमें आक्रोश भरा हुआ था, क्षोभ भरा हुआ था। तो उनके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। कहते हैं जब विवेक नष्ट हो जाता है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भ्रष्ट जनमानस शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। जर्मनी में नाजीवाद के अभ्युदय के कारणों को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। प्रोफेसर एलन बुलक अपनी पुस्तक हिटलर अ स्टडी इन टिरैनी में कहते हैं कि राष्ट्रीय समाजवादी दल की सफलता में हिटलर के व्यक्तित्व का बड़ा योगदान था। राजनीति के अविवेकी तत्वों पर उसका अधिकार, अपने प्रतिद्वंदियों को समझ सकने की उसकी सूक्ष्म दृष्टि, राजनीतिक समस्याओं के सरलीकरण की उसकी योग्यता, यथोचित कार्रवाई करने की उसकी क्षमता और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जोखिम उठाने या खतरा उठाने की उसकी इच्छा उसकी सफलता के कारण थे। तो यहाँ पे एलन बुलक के मत का अगर हम विश्लेषण करें तो हम ये देखते हैं कि उन्होंने हिटलर के व्यक्तित्व को बहुत अधिक महत्व दिया है। उसके व्यक्तित्व में वो सारे गुण थे जो जर्मनी को इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकता था। फ्रांसीसी इतिहासकार मॉरिस ब्योमांट वर्साय की संधि द्वारा उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में हिटलर की सफलताओं को देखते हैं। ग्रांट एंड टेम्परले के अनुसार संधि को भंग करने और उसमें संशोधन कराने के संकल्प ने वाइमर गठबंधन के विरोधियों को शक्ति प्रदान की एवं सद्भावना रखने वाली सभी प्रयत्नों को निष्फल कर दिया। किंतु प्रोफेसर ई लिप्सन की किताब है यूरोप इन द 19th एंड 20th सेंचुरी, बहुत अच्छी पुस्तक है। तो उसमें वो ये लिखते हैं कि वर्साय की संधि द्वारा हिटलर और नाजीवाद के अभ्युदय के मत की आलोचना की है लिप्सन साहब ने। वो उनका तर्क ये है कि संधि के 14 वर्ष बाद राष्ट्रीय सोशलिस्ट लोगों के हाथ में सत्ता आई। आप ध्यान दीजिए, प्रोफेसर ई लिप्सन जो है वो वर्साय की संधि द्वारा हिटलर और नाजीवाद के अभ्युदय के मत की आलोचना करते हैं, यानी कि उनका मत कुछ अलग है। उनके अनुसार उनका तर्क है कि संधि के 14 वर्ष बाद राष्ट्रीय सोशलिस्ट लोगों के हाथ में सत्ता आई। युद्ध के कुछ वर्षों बाद जब जर्मनी की प्रतिष्ठा बहुत कम थी तो इन लोगों की प्रवृत्ति जहां की तहां रुकी हुई थी। तीसरी बात वो यह कहते हैं कि जर्मनी को अपना सम्मान वापस मिल गया था। लोकार्नो संधि के बाद वह राष्ट्र संघ का भी सदस्य बना लिया गया था।
जिस भूमि पर विदेशियों का अधिकार था उसे 1930 तक खाली कर दिया गया था। 1932 तक यह भी मान लिया गया था कि शस्त्रों के मामले में जर्मनी सब देशों के ही समान है। अतः वर्साय की संधि हिटलर के उत्थान का मुख्य नहीं किंतु गौण कारण हो सकती है, ऐसा लिप्सन साहब का मानना है। किंतु विद्वानों ने लिप्सन के तर्क का प्रतिवाद किया है, यह कहते हुए कि यदि 1919 के बाद ही जर्मनी नाजियों को सत्ता सौंपता तो इसका मतलब था पुनः युद्ध का प्रारंभ हो जाना। जैसे जैसे मित्र राष्ट्रों की शंका जर्मनी के प्रति कम हुई, उसी के अनुपात में जर्मन आक्रोश बढ़ता गया। इस बीच जर्मनी अपने पुनर्निर्माण में लगा रहा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि लिप्सन ने एक अलग तरह का मत व्यक्त किया। उनके अनुसार वर्साय की संधि वगैरह को बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है नाजीवाद के उत्थान के कारण के लिए, लेकिन वहीं दूसरे विद्वानों ने उनके मत का प्रतिवाद किया है, खंडन किया है। अंग्रेजी इतिहासकार एजेपी टेलर, जिनका ओरिजिन्स ऑफ वर्ल्ड वार पे उनकी पुस्तक है, तो अंग्रेज इतिहासकार एजेपी टेलर, फ्रांसीसी इतिहासकार एडमंड परमिक एवं अमेरिकी इतिहासकार विलियम एल शायरर ने कुंठित राष्ट्रवाद को नाजी दल के अभ्युदय का प्रमुख कारण माना है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कुंठित राष्ट्रवाद को नाजी दल के अभ्युदय का प्रमुख कारण माना है। इनका मत है कि जर्मन राष्ट्रवादी चरित्र की परंपरा ही नाजी और हिटलर के अभ्युदय का प्रमुख कारण था। GDH कोल भी उग्रवाद को नाजीवाद के उदय का कारण मानते हैं। जर्मन लोग अपने को सर्वश्रेष्ठ आर्य जाति की संतान समझते थे और वर्साय की संधि से उनकी परंपरा को गहरी ठेस पहुंची थी। इसी से कुंठित राष्ट्रवाद की भावना जर्मनों में घर कर गई। ईएचकार की पुस्तक है इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन टू वर्ल्ड वार्स, तो उसमें वो ये कहते हैं कि उत्तेजना के उन क्षणों में मित्र राष्ट्रों की सरकारों ने यह नहीं सोचा कि जबरदस्ती अपराध स्वीकार करवाने के फलस्वरूप जर्मनी में तीव्र विरोध की भावना फैले बिना नहीं रह सकती। जर्मनी का विद्वत समाज यह सिद्ध करने में लगा रहा कि उनका देश निर्दोष था। मित्र राष्ट्रों में भी युद्ध अपराध संबंधी यथार्थता शीघ्र अनुभव कर ली गई, किंतु उसे कभी भी विधिवत रद्द नहीं किया गया और संधि के साथ ही नष्ट होने के लिए छोड़ दिया गया। जर्मनी को वर्साय की संधि ने पंगु बना दिया था। वह हताश था, जिसकी निराशापूर्ण झलक दार्शनिक इतिहासकार स्पेंगलर की पुस्तक डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में मिलती है। स्पेंगलर की पुस्तक बहुत मशहूर पुस्तक है, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। तो वो दार्शनिक इतिहासकार थे, मतलब हिस्टोरिकल फिलोसफर आप कह लीजिए थे। तो उन्होंने निराशा, जर्मनी की निराशा और हताशा को महत्व दिया है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ जाति को अपमानित होना पड़ा और उन्हें हिटलर विकल्प में मिला। साथियों, मध्य वर्ग की कमजोरी भी एक कारण था नाजीवाद के उदय का। मार्क्सवादी इतिहासकार मॉरिस डॉब, ऑटो ब्योर और GDH कोल, इन तीनों का ये कहना है कि समाजवाद के डर से मध्य वर्ग ने नात्सी पार्टी से समझौता कर लिया। हेरल लास्की के अनुसार जब जब मध्य वर्ग को चुनौती दी गई है तब तब फांसीवाद का जन्म हुआ है। मॉरिस डॉब के अनुसार किसी देश में सशक्त मध्य वर्ग हो, पूंजीवाद के सारे रास्ते बंद हो गए हों, सशक्त जागृत विहीन सर्वहारा वर्ग हो, तो तानाशाहों को ऐसे देश में जन्म होता है, तानाशाहों का। किंतु ऑटो ब्योर का कहना है कि यह निम्न मध्य वर्ग का आंदोलन है जिसका साथ कृषक वर्ग देता है। गोलोमान ने भी मॉरिस डॉब के मत का खंडन करते हुए कहा है कि उच्च मध्य वर्ग ने तो 1931 के बाद ही नाजी पार्टी को समर्थन दिया। हिटलर 1933 में सत्ता में आया, इतनी जल्दी का समर्थन कारण नहीं हो सकता। वास्तव में
वर्साय की संधि के बाद दो वर्ग, सेना एवं पूंजीपति, तानाशाहों के अभ्युदय को रोक सकते थे, लेकिन दोनों समाजवाद एवं लोकतंत्र के विरोधी थे, अतः हिटलर ही उनके लिए विकल्प था। घोर आर्थिक संकट भी नाजीवाद के उदय का एक कारण है, इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों। तो घोर आर्थिक संकट नाजीवाद के उदय का एक प्रमुख कारण था, और यह निर्विवाद है कि हिटलर, मतलब ये बात निर्विवाद है कि आर्थिक संकट नाजीवाद के उदय का एक कारण था। और आर्थिक संकट से हमारा तात्पर्य यह है कि देखिए, अर्थ जो है वो जीवनचर्या का आधार है। फासिस्ट आंदोलनों के उत्थान में जनता की आर्थिक कठिनाइयों की बहुत सशक्त भूमिका रही है। और अगर देखा जाए तो जर्मनी की आर्थिक प्रवृत्तियों को तीन भागों में बांटा जाना उपयुक्त होगा। 1919 से 1923 तक ये जो है अवनति का काल था। उसके बाद 1924 से 1929 तक प्रगति का काल था। फिर 1929 से 32 तक अवसाद का काल था। युद्ध के तुरंत पश्चात महंगाई, बेकारी, मुद्रा के मूल्य में गिरावट, घाटे का बजट, क्षतिपूर्ति जैसी समस्याओं का बोलबाला रहा। इसके परिणाम स्वरूप प्रारंभिक वर्षों में वाम और दक्षिण दोनों मार्गों के चरमपंथियों के हिंसक विद्रोह हुए, और बाद में हम ये देखते हैं कि 1900 लैंगसम को अगर हम माने तो लैंगसम के अनुसार 1923 ईस्वी में मुद्रास्फीति जो है वो काफ़ी कम हो गई थी काफ़ी, और युद्धोपरांत जो है जर्मनी आर्थिक पतन की ओर जा रहा था। 1929 से 1932 का जो समय था वो नाजियों के लिए उर्वर सिद्ध हुआ। DM केटेल्वी कहते हैं कि 1929 से 1931 ईस्वी तक के काल में पूरे संसार में विश्वव्यापी मंदी आ गई थी। और तो ये काल जो था वो संसार व्यापी आर्थिक अवसाद का काल था। तो जर्मनी में भी बेरोजगारी इत्यादि की समस्या जो है बहुत प्रबल हो गई थी। तो इस तरह से मतलब आर्थिक मंदी जो है वो नाजीवाद के उदय के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारण था। हिटलर, अब जैसे आप देखिए, हिटलर कहता था कि जनता की दुर्दशा के कारण वह सरकार है जो समाजवादियों के आगे घुटने टेक चुकी है। बेरोजगारी चरम सीमा पर थी। शूमा के अनुसार लोकतंत्र का आधार विवेक होता है, और जब यह लोगों से छिन जाता है तो लोग अधिनायकवाद को स्वीकार कर लेते हैं। आर्थिक मंदी ने यही काम किया। फ्रायड, जो कि साइको एनालिसिस के लेखक हैं, उन्होंने भी लिखा है कि जब मानव हतोत्साह एवं निराश हो जाते हैं तो पशुता एवं अहंग भाव को अपना लेते हैं। मतलब एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है मनुष्य में कि निराशा, हताशा, क्षोभ इत्यादि के दौर में अहंकारी हो जाते हैं और उनके अंदर पशुता वाले गुण हो जाते हैं, आ जाते हैं, यानी कि वो हिंसक हो जाते हैं, हम ये कह सकते हैं। इसी को इतिहासकारों ने नैतिक बीमारी और पहचान का संकट भी कहा है। तो इस प्रकार आर्थिक मंदी ने नाजी दल को सफलता के शिखर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जातीय परंपरा भी एक कारण था। जर्मनी सदैव वीर नायकों एवं सैन्यवाद का पुजारी रहा है, और अपने नायकों के प्रति आकर्षण और वीर पूजा का भाव उनमें रहा है। प्रोफेसर शूमा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि जर्मनी का इतिहास एक राष्ट्रीय नायक से शुरू हुआ, 3 राष्ट्रीय राजवंशों के नेतृत्व में चलता रहा और एक राष्ट्रीय नेता की देखरेख में समाप्त हो गया, और वो नायक जर्मन होहेंस्टोफेन, होप्सबर्ग, होहेंजोलर्न और हिटलर थे।
तो नात्सी विचारधारा जर्मन विचारधारा का निचोड़ है, और इस तरह हम कह सकते हैं कि हिटलर जर्मनी के इतिहास की देन था। उसने यहूदी विरोधी नीति अपना करके जातीय परंपरा को पक्ष में बनाया। यहूदियों को उसने बलि का बकरा बनाया, एक तरह से कह सकते हैं। 1925 ईस्वी की जनगणना के अनुसार समूचे जर्मनी में यहूदियों की कुल संख्या 5,60,000 थी और कुल जनसंख्या का मात्र 0.9% ही थे। लेकिन इतनी न्यूनतम संख्या में होते हुए भी यहूदी जो है बहुत ही प्रभावशाली वर्ग था, और यहूदी लोग आमतौर पे अभिजात्य श्रेणी में गिने जाते थे। और तो मानव स्वभावतः अपनी हर समस्या का एक कल्पित समाधान ढूंढ लेता है। असंतुष्ट निराश जर्मनी द्वारा अपने प्रत्येक दुर्भाग्य के लिए यहूदियों को उत्तरदायी मान लिया गया। और ग्रांट एंड टेम्परले जैसा कि कहते हैं कि माइन काम्फ के अध्ययन से प्रकट होता है कि आर्यों के उत्कर्ष की तरह दुनिया भर में यहूदियों के प्रति घृणा भी इसी प्रकट हो रही थी, खास करके जर्मनी, इटली वगैरह जैसे देशों में। तो हिटलर की दृष्टि में यहूदी नीची जाति के थे और जिनके पास कोई विधि निषेध नहीं था। उसका ये कहना था कि यहूदी लड़ नहीं सकते थे और उनकी आचार संहिता, विचारधारा और विश्व के प्रति उनका रुख और देशभक्ति इत्यादि के सर्वथा विपरीत था। लैंगसम के अनुसार विधि, चिकित्सा, बैंकिंग, व्यापार आदि में यहूदी प्रतियोगिता से नाराज अनेक व्यवसायियों को भी यहूदी विरोध अच्छा लगे। यानी कि ये जो सारे सेक्टर्स हैं, बैंकिंग सेक्टर, चिकित्सा है, व्यापार है, विधि है, तो इन सब में यहूदी बहुत आगे थे और जो जर्मनी के दूसरे जो व्यवसायी थे वो उनसे चिढ़ते थे। तो इसलिए जो है हिटलर को मौका मिल गया, उसने यहूदी विरोधी भावनाएं भड़काई। आकर्षक प्रचार माध्यम भी जनता को पक्ष में करने में सहायक रहा। राज्य, जिसे प्रोपोगेंडा हम कहते हैं, तो नाजियों ने प्रचार पे बहुत ज़्यादा बल दिया। राज्य के दूसरे तत्वों का दिवालियापन हिटलर के उत्थान में सहायक हुआ। होहेंजोलोर्न सत्ता संकट काल में असफल रही थी। प्राचीन सैनिक शासन जंकर भी असफल रहा था। जॉन गुंथर ने कहा है कि अन्य तानाशाहों में हिटलर सबसे कम संभ्रांत और सभ्य था। उसकी सफलता का रहस्य अन्य किसी विकल्प का अभाव था। तो नाजियों ने अपने प्रचार प्रसार पर बहुत अधिक बल दिया। नाजी दल ने वॉल क्रिश्चर बियोबेक्टर नामक समाचार पत्र निकाला। गोएबल्स के नेतृत्व में प्रचार विभाग गठित किया और प्रचार प्रसार हेतु जर्मनी को अनेक जिलों और प्रकोष्ठों में बांटा गया और प्रत्येक में शिक्षित वक्ताओं के द्वारा प्रचार करवाया गया। हिटलर ने चांसलर बनने पे बाद में एक नया मंत्रालय ही बना दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा एंड एनलाइटमेंट। तो इसका प्रमुख बनाया गया था डॉक्टर पॉल जोसेफ गोएबल्स को, जिसका सूत्र वाक्य था, झूठ को इतनी बार दोहराओ कि वह सत्य बन जाए। लैंगसम के अनुसार, लैंगसम की पुस्तक है वर्ल्ड सिंस 1919, तो बहुत अच्छी पुस्तक है। तो लैंगसम का यह कहना है कि सितंबर 1930 के निर्वाचन से पूर्व के पखवाड़े में नाजियों ने 30,000 से अधिक सभाएं की और इसमें जर्मनी की दास्ता, सरकार की परवशता इत्यादि से श्रोताओं को लगातार जो है वो परिचित कराते रहे। यानी उनको एक तरह से उनके मन में बार बार ये बातें डालते रहे कि जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, वही सब इन सब बातों के लिए जिम्मेदार है। संसदीय परंपरा का अभाव भी एक कारण था नाजीवाद के उदय का। संसदीय परंपरा का अभाव भी नाजीवाद के उदय का एक कारण था। इतिहासकार मियनेक ने लिखा है कि 1918 में स्थापित लोकतंत्र जड़ें नहीं पकड़ पाई थी, अतः उसे उन्होंने त्याग दिया। एजेपी टेलर ने भी अपने एक लेख में यूरोप ग्रैंडियोर एंड डिक्लाइन में कहा है कि यदि जर्मनी में एक मजबूत प्रजातंत्र की भावना होती तो हिटलर कभी भी सत्ता में न आ पाता। हिटलर के उत्कर्ष में उसके सहयोगियों ने
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसा हिटलर ने भी माना था। अंत में हाना अरेंट के शब्दों में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राष्ट्रीय समाजवादी दल का ऐसा नारा था जिसमें उस युग की दो प्रबल विचारधाराओं का समावेश था। एक प्रकार से उसके समाजवाद का उसमें समन्वय कर लिया गया था। जर्मनी के पुरातन पंथी समाजवादी दल राष्ट्रवादी नहीं थे और राष्ट्रवादी बुर्जुआ दल समाजवादी नहीं थे। यही एक ऐसा दल था जो राष्ट्रवादी होने के साथ साथ समाजवादी होने का दावा करता था। तो साथियों, हाँ, तो यही एक ऐसा दल था जो राष्ट्रवादी होने के साथ साथ समाजवादी होने का दावा करता था। अतः भविष्य में यही दल जर्मनी में एक हो सकता था। तो इस तरह से नाजीवाद का जर्मनी में उत्कर्ष क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस पर हमने जो है एक चर्चा की। अब आइए हम हिटलर की जो आंतरिक सत्ता में आने के बाद जो उनकी आंतरिक नीति थी और विदेश नीति थी उस पर चर्चा कर लेते हैं। बीच की जो घटनाएं हैं वो आप अपनी किताबों में पढ़ लीजिएगा कि किस तरह से बार बार चुनाव हुए और पहले नाजी दल को थोड़ा बहुत बहुमत मिला, बाद में फिर उनकी सीटें बढ़ती गई और किस तरह उन्होंने कब्जा कर लिया। तो उन घटनाओं के बारे में हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमने केवल उन कारणों पर चर्चा की जिसके कारण नाजी दल का उत्थान हुआ। और अब आइए उनकी आंतरिक नीति में बात करते हैं। तो नात्सी कार्यक्रम ऊपर से सत्ता एवं नीचे से विश्वास पर आधारित था। सर्वसत्तावाद या टोटलिटेरियनिज्म एवं जातीय पार्थक्य नाजियों के दो आधार स्तंभ थे। हिटलर के निष्ठुर क्रियाकलाप एवं शक्ति के आगे दूसरे दल उदासीन, निष्क्रिय एवं विवश थे। उसने अन्य सभी दलों को समाप्त कर दिया एवं उनके धन का अपहरण कर उनके नेताओं को कारावास या देश निकाला दे दिया। बाद में उसने जनमत संग्रह करके, जिसमें प्रचार प्रसार के प्रत्येक ढंग और आतंक का प्रयोग किया गया, अपनी शक्ति में वृद्धि की। 1934 ईस्वी में उसने प्रेसिडेंट के पद को चांसलर के पद से मिलाकर सारे अधिकार ले लिए। सरकार की आलोचना पर सेंसर था। प्रेस और रेडियो, विश्वविद्यालयों, स्कूलों, नाटक तथा सिनेमा आदि को सेंसर कर उनकी स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। कानून बनाने का अधिकार केवल नेशनल सोशलिस्ट पार्टी को था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। शिक्षा, संस्कृति एवं धर्म पर नाजी आवरण चढ़ा दिया गया। जातीय शुद्धता पर बल दिया गया। हर संस्था का उपयोग समाज को नात्सी सांचे में ढालने के लिए किया जाने लगा। कुछ नई संस्थाएं भी इसी उद्देश्य से बनाई गईं। इतिहास, दर्शन एवं कला सबको उग्र राष्ट्रवादी रंग दिया जा रहा था, यानी कि इतिहास के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा था। हिटलर के 12 वर्षीय राज्यकाल में जर्मन साहित्य एवं कला का जो विकृत रूप प्रस्तुत हुआ, उससे आज जर्मन जनता की प्रतिष्ठा धूल धूसरित होती है। जातीय शुद्धता नाजीवाद के लिए सर्वोपरि थी। यह जातीय सिद्धांत यहूदियों एवं अनार्य ईसाइयों पर भी लागू हुआ। हिटलर ने यहूदी विरोधी नीति को राष्ट्रीय नीति ही बना डाला, जिसकी अभी मैंने चर्चा की। पहले विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों से उन्हें निर्वासित किया गया और फिर उनके व्यवसाय के बहिष्कार को प्रोत्साहित किया गया और उनकी नागरिकता छीन ली गई। तो उनको हर तरह से आतंकित एवं प्रताड़ित किया गया। वे भागने लगे, जिनमें आइंस्टाइन जैसा महान वैज्ञानिक भी सम्मिलित था। जब राष्ट्रवादिता का ज्वर पूंजीवाद के कीटाणुओं के कारण फैलता है तो पूरे देश को सन्निपात हो जाता है और बहुत से अनर्थ होते हैं। यहूदी सांस्कृतिक जीवन से बहिष्कृत, आर्थिक दृष्टि से निष्क्रिय कर दिए गए थे, पर लिप्सन के अनुसार हिटलर की धार्मिक नीति आंशिक ही सफल रही। साथियों, हिटलर ने अपने समर्थक पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को दिए गए वचनों का पालन करके भविष्य में भी उनका सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। अतः उसने बड़े उद्योगपतियों के हितों की रक्षा की। उसकी आर्थिक नीति की बात करें, आंतरिक नीति के अंतर्गत
1936 में जर्मनी की आर्थिक नीति ने निश्चित रूप धारण करना प्रारंभ किया, ने एक शेप लेना प्रारंभ किया, और इस नीति का नारा था मक्खन नहीं बंदूकें। इस नीति का यह इरादा था कि दूसरे देशों की भावनाओं पर कुछ भी प्रतिक्रिया हो, अपने देश में लोग कुछ भी कहें, इसकी उपेक्षा करके निश्चित नीति का अनुसरण किया जाए। आर्थिक स्वावलंबन की समस्या में मूल तत्व यह था कि जितने कच्चे माल की आवश्यकता है सब देश में उत्पन्न किया जाए। पूरा अर्थतंत्र युद्ध स्तर पर चालू हुआ। आयातित वस्तुओं के स्थान पर देश में ही कृत्रिम चीजें तैयार की गईं। रासायनिक ऊन और रबड़ तथा नीचे दर्जे के लोहे से काम लिया गया। कोयले से, नीचे दर्जे के लोहे यानी इंफीरियर आयरन कह सकते हैं हम, कोयले से पेट्रोल निकाला गया। अन्न का आयात सीमित कर एक खेत में कई उपज लेने का काम शुरू हुआ। आर्थिक राष्ट्रवाद की नीति अपनाकर स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया गया। तो इस तरह आत्मनिर्भर राज्य बनाने का प्रयत्न हुआ। अर्थ और वित्त राज्य के अधीन थे। कठोर एवं निर्दय उपायों से औद्योगिक विकास बहुत तीव्र हो गया। उद्योगपतियों को क्षमता से अधिक रोजगार रखने को कहा गया। विवाहित स्त्रियों को काम करने पर रोक लगा दी गई। काम के घंटों में कमी और कुछ समय पश्चात 4 वर्षीय योजना के कार्यों के तहत रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। बेरोजगारों को लेबर कोर में परिणत कर दिया गया। विस्तृत सैन्य वृद्धि की गई। उपरोक्त उपायों से बेरोजगारों की संख्या घटकर न्यूनतम रह गई। नियंत्रित अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात इस तरह नियोजित किया गया कि आर्थिक संकट दूर होता प्रतीत हुआ। लैंगसम के अनुसार 3C, केमिस्ट, कोल और कार्टेल, केमिस्ट, कोल और कार्टेल ने जर्मनी का कायाकल्प कर दिया। तो हिटलर के शासन के 3 वर्षों में निर्यात व्यापार आयात से 55 करोड़ मार्क बढ़ गया। गोरिंग के नेतृत्व में 4 सूत्रीय योजना बनी और जर्मनी को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प किया गया। परिणामतः जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति बन गया। लेकिन यह सब उथले स्तर पर हुआ था। वह विजयोन्मुख सेना को संभाल सकता था, लेकिन पराजय झेलना उसके लिए अभी संभव नहीं था, क्योंकि उसकी नींव कृषि, उद्योग एवं व्यवसाय की व्यापक और नैसर्गिक प्रगति पर नहीं, बल्कि एक आक्रामक और उग्र नस्लवादी अधिनायक की आवश्यकताओं पर आधारित था। इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िएगा साथियों। तो इस तरह से जो उसकी गृह नीति थी, उसकी गृह नीति के बारे में हमने बहुत संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग जो है एक दो बातें और थीं, जैसे हिटलर ने जर्मनी के संघात्मक स्वरूप को बदल करके उसे एकात्मक स्वरूप देने का प्रयत्न किया। वाइमर संविधान ने जर्मनी को गणतांत्रिक लैंडरों का संघ घोषित किया था। कैटलवी के अनुसार संघ के सभी 18 राज्यों को नियंत्रण में ले लिया गया। उनके प्रभुसत्ता संबंधी अधिकार जर्मन रीख जो वहाँ की संसद थी उसको कहा जाता था, को हस्तांतरित कर दिए गए। उनका प्रशासन गृह मंत्रालय के अधीनता में कर दिया गया और बिस्मार्क के एकीकरण के संघात्मक स्वरूप को नष्ट या पूर्ण जैसा भी समझा जाए कर दिया गया। 1933 के कानून द्वारा प्रत्येक राज्य में एक राइक या रीख रीजेंट की नियुक्ति की जाने लगी। उन्हें प्रांतीय शासन के संचालन की व्यापक शक्तियां प्राप्त थी और वे सीधे फ्यूरर यानी हिटलर के प्रति उत्तरदायी थे। तो साथियों, इस तरह से हम ये देखते हैं कि लोकमत का अपहरण कर दिया गया, प्रशासन का पूरी तरह से नाजीकरण कर दिया गया, संस्थाओं की स्वायत्तता और व्यक्तियों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि प्रत्येक संस्था तथा शिखर से लेकर चौपाल तक की संस्थाएं जो थीं उनकी स्वायत्तता कम कर दी गई। नगर पालिका और ग्राम परिषदों के अध्यक्ष भी केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने लगे। तो इस तरह से जगह जगह परामर्शदात्री समितियों की नियुक्ति की गई। तो सर्वसत्तावादी राज्य में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता, उसका सर्वस्व राज्य को ही समर्पणीय होता है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके मौलिक अधिकारों का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं होता। सेना को भी सुदृढ़ बनाया गया।
श्रमिक नीति वगैरह में भी परिवर्तन किया गया। तो इस तरह से कुल मिलाकर के अब इतना समय नहीं है कि चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जो मुख्य बातें थी गृह नीति की वो आपको बताई। अब आइए विदेश नीति पे चर्चा करें। हिटलर की नीति, जैसा कि एलन बुलक ने लिखा है कि उसका एकमात्र उद्देश्य था जर्मन सत्ता का यूरोप में विस्तार। तो विदेश नीति के संबंध में हिटलर के विचार अधिकांशतः 1918 में जर्मनी की लज्जाजनक या अपमानजनक पराजय के आघात का परिणाम थे। हिटलर एक ऑस्ट्रियन था और यह तथ्य उसकी विदेश नीति को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः वह बृहत्तर जर्मनी की नीति से बहुत पहले ही प्रभावित था। वह पैन जर्मन नेशनलिज्म का समर्थक था। हिटलर की विदेश नीति के 3 मुख्य सिद्धांत थे। वर्साय की संधि को भंग करना, तृतीय रीख के अंतर्गत समस्त जर्मन जातियों को एक सूत्र में संगठित करना, लेबेंसडाउन या वास स्थान की प्राप्ति की मांग, अर्थात पोलैंड, रूस एवं यूक्रेन के बड़े उपजाऊ मैदानों के क्षेत्र पर जर्मनी का अधिकार, दूसरे शब्दों में जर्मन साम्राज्य का विस्तार करना। और चौथी बात थी अपनी विस्तारवादी नीति को पूरा करके पुनः संसार की महान शक्ति बनना। तो हिटलर यह जानता था कि उसे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बड़ी शक्तियों के साथ संघर्ष करना अनिवार्य था। अतः उसने प्रारंभ से ही अपनी आंतरिक और बाह्य नीति को युद्ध की तैयारी का साधन बनाने का प्रयास किया। आरंभिक काल में हिटलर की विदेश नीति सौम्य एवं शांत प्रतीत हुई। यथार्थतः वह अपनी उग्र एवं सक्रिय विदेश नीति का आरंभ करने के पहले देश में आंतरिक विरोध को पूर्णतः समाप्त करके अपने सर्वसत्तावादी राज्य को सुदृढ़ आधार प्रदान करना चाहता था और धीरे धीरे वर्साय की संधि एवं राष्ट्रसंघ के बंधनों से मुक्त होकर पुनः शस्त्रीकरण की गति को बढ़ाकर जर्मनी की सैनिक शक्ति को प्रबल बनाना चाहता था। अपने प्रारंभिक भाषणों में न्यायपूर्ण एवं शांतिपूर्ण ढंग से समस्याओं के हल करने का आश्वासन देकर हिटलर ने बड़ी शक्तियों को एक प्रकार से भुलावे में रखा या उनको भ्रम में रखा। उनको पता ही नहीं चला कि वो क्या करना चाहता है, यानी कि उसने अपने उद्देश्यों को प्रकट नहीं होने दिया। यही उसके विदेश नीति की प्रारंभिक विशिष्टता थी। हिटलर की विदेश नीति भी गृह नीति के समान थी। उसका जो मूल मंत्र या गुरु मंत्र था वो यह था, समझौता न किया जाए, शक्ति का प्रयोग किया जाए, कोई चीज ली न जाए बल्कि छीन ली जाए, संधियों दस्तावेजों में संशोधन करवाने के बजाय उनको फाड़कर फेंक दिया जाए, किसी प्रकार की चेतावनी दिए बिना ऐसा कार्य किया जाए कि संसार भौचक्का रह जाए, चकित रह जाए, तनाव का ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाए कि लोग चिंतित रहें। गृह नीति के ही समान विदेश नीति में भी उसे सफलता मिली। हिटलर का प्रमुख लक्ष्य वर्साय की संधि, जिसे वह नामंजूर कर चुका था, तो जर्मनी पर थोपा गया था वर्साय की संधि, तो इसलिए उसने वर्साय की संधि द्वारा थोपे गए दायित्वों को पूर्ण करने से इनकार कर दिया। 1933 में जर्मनी ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया, यानी राष्ट्रसंघ को जो है उसने छोड़ दिया। हिटलर का कहना था कि पूर्व जर्मन सरकारें राष्ट्रसंघ में इस आशा के साथ सम्मिलित हुई थीं कि वह विभिन्न जातियों के झगड़ों के न्यायपूर्ण हल के लिए कार्य करेगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। जर्मनी की जनता को समानता के अधिकार नहीं प्राप्त हुए, ऐसा हिटलर का मानना था। तो इसलिए समान अधिकारों के अभाव में राष्ट्रसंघ का सदस्य बना रहने में कोई भलाई नहीं थी। तो 1933 में जर्मनी ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ दी। 1935 में लोकमत द्वारा सार को जर्मनी में मिला लिया गया। हिटलर की पश्चिम के तरफ की इच्छा तृप्त हुई। पूर्व में डैनजिंग तथा मेमेल जैसे प्रांत जहां जर्मन निवास करते थे, उनको भी जर्मनी में सम्मिलित करने की इच्छा बनी। हिटलर ने क्षतिपूर्ति एवं युद्ध अपराध के दोष को मानने से इनकार कर दिया। मित्र राष्ट्र देखते रह गए और क्षतिपूर्ति की समस्या आसानी से हल हो गई। वर्साय की संधि का पंचम भाग जर्मनी के माथे पर सबसे बड़ा कलंक था। इस धारा के द्वारा जर्मनी की सैन्य शक्ति सीमित कर दी गई थी। हिटलर ने इसे मानने से इनकार किया। 1933 में उसने जर्मनी में अनिवार्य
सैनिक सेवा लागू की। हालांकि उसने इसका उद्देश्य आत्मरक्षा एवं विश्व शांति ही बताया, आक्रमण नहीं। तो यह जर्मनी जो है उसने धीरे धीरे फिर से अपने आप को सैनिक रूप से ताकतवर कर लिया। 1934 ईस्वी में जर्मनी ने पोलैंड के साथ एक 10 वर्षीय समझौते के तहत परस्पर अनाक्रमण संधि की। इसके पीछे हिटलर का उद्देश्य था कि वह पोलैंड से जर्मनी के वे खोए हुए प्रदेश वापस प्राप्त कर ले जिसे पेरिस की संधि ने पोलैंड को दे दिया था। दूसरे, पोलैंड से समझौता करके ऑस्ट्रिया एवं जर्मनी के राज्यों को मिलाकर एक विशाल जर्मन राज्य की स्थापना की जाए। तीसरे, पोलैंड की ओर से निश्चिंत होकर दूसरे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाए। चौथे, उसने पोलैंड को फ्रांस की मैत्री व्यवस्था से अलग कर दिया। प्रोफेसर हेज ने लिखा है कि इस समझौते ने जर्मनी के पूर्वी पार्श्व पर संभावित संकट की आशंका को कम करने के साथ ही पूर्वी यूरोप में फ्रांस की सुरक्षा व्यवस्था में दरार पैदा कर दी। ये यूरोप सिंस 1815 में है, हेजन की किताब है। एजेपी टेलर का भी यही विचार है। यह समझौता हिटलर की विदेश नीति की पहली महत्वपूर्ण सफलता थी जिसके कारण भविष्य में अनेक सफलताएं मिली। जब रूस और फ्रांस में अधिक रक्षात्मक संधि हुई तो हिटलर ने कहा कि जर्मनी को चारों ओर से घेरा जा रहा है। अब जर्मनी को डर लगा कि कहीं अकेला न हो जाए वो, तो जर्मनी किसी राष्ट्र से समझौते की नीति का पक्षधर नहीं था, पर अब एकांतवास से निकलना भी आवश्यक हो गया था। वह मित्र राष्ट्रों में फूट डालकर काम निकालना चाहता था। यहाँ पे आप हिटलर की डिप्लोमेसी देख सकते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस मैत्री से मुंह फुलाए था। ब्रिटेन जो था वो फ्रांस और रूस की मैत्री से मुंह फुलाया था एवं हिटलर ब्रिटेन की इस मनोवृत्ति को समझता था। 1935-36 में ब्रिटेन एवं जर्मनी ने एक सैनिक संधि की। हिटलर चाहता था कि ब्रिटेन वासी उससे डरे नहीं और पुनः नौसैनिक प्रतिस्पर्धा प्रारंभ न हो, पर ब्रिटेन ने इस पर हस्ताक्षर कर वर्साई की संधि की नौसेना संबंधी धाराओं के उल्लंघन का अनुमोदन कर दिया। इसे इतिहासकारों ने हिटलर की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना है। 1936 में हिटलर ने लोकार्नो समझौते को मानने से इनकार कर दिया और इसका कारण बताया कि फ्रांस एवं रूस में पारस्परिक सहायता के लिए संधि हो गई है, इसलिए यह समझौता बेकार है। इसके बाद राइन के बाएं किनारे पर जर्मन सेनाएं जमाई जाने लगी तथा लोकार्नो और वर्साई की संधि का उल्लंघन कर राइनलैंड पर अधिकार कर लिया गया। हिटलर की विदेश नीति में महत्वपूर्ण तत्व था रोम बर्लिन धुरी का निर्माण। जर्मनी को पूरे यूरोप में भय की नजर से देखा जाने लगा था, उसका कोई मित्र नहीं था, अतः इटली का मिलना महत्वपूर्ण था। हिटलर का अब ध्येय था पूर्व की ओर एक धक्का और दो, अर्थात रूस के खिलाफ मित्र की तलाश। अतः 1936 में जापान एवं जर्मनी के बीच कॉमिंटर्न विरोधी समझौता हुआ। इटली से धुरी बन ही चुकी थी, तो इस तरह से 1937 में रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का निर्माण हुआ। और लिप्सन ने लिखा है कि हिटलर के काम करने का ढंग बिस्मार्क जैसा ही था, अर्थात वह एक एक शत्रु से निपटना चाहता था। उसने बड़ी चतुराई से अपने आक्रामक इरादे को छुपाए रखा। उसने ऑस्ट्रिया को बार बार विश्वास दिलाया कि उसकी स्वतंत्रता पर आंच नहीं आएगी, लेकिन उसने ऑस्ट्रिया के जनतंत्र को समाप्त कर दिया और यह घोषणा की गई कि ऑस्ट्रिया जर्मन देश की भूमि है। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया को अपना अलग शिकार बनाया। चेकोस्लोवाकिया के सुडटेनलैंड में 35 लाख जर्मन थे एवं हिटलर संपूर्ण यूरोप की जर्मन जाति को एक करना चाहता था। चेकोस्लोवाकिया में जर्मन राष्ट्रवाद का प्रचार शुरू हुआ एवं वहां गृह कलह मच गया। 1938 में म्यूनिख का समझौता हुआ जो हिटलर के पक्ष में रहा। लोगों ने समझा कि शांति हो गई। लिप्सन कहते हैं कि नेशनल सोशलिज्म की यह राजनीतिक कला थी कि संसार को बिना चेतावनी दिए चकित किया जाए, चेक साधनों पर अधिकार कर लिया जाए और जर्मनी को पूर्व की ओर बढ़ने में जो विघ्न हो उसे दूर किया जाए और अंतिम ध्येय यह कि पूर्वी यूरोप के छोटे छोटे राष्ट्रों को सबक सिखाया जाए। 1939 में चेक राष्ट्रपति हाशा से बोहेमिया एवं मोरेविया प्रांत जर्मन संरक्षण में लिए गए और उसी दिन जर्मन सेनाओं ने प्राग पर अधिकार कर लिया। प्रोफेसर नेमियर ने लिखा है कि प्राग पर अधिकार म्यूनिख के समर्पण का ही परिणाम था।
शूमा के अनुसार यह आतंक पर आधारित हिटलर की नीति कौशल की सबसे बड़ी विजय थी। मित्र राष्ट्रों ने इस मामले में चेकोस्लोवाकिया को सामयिक सुरक्षा प्रदान करने के बजाय सामूहिक ब्लैकमेल किया और उसे अपना क्षेत्र जर्मनी को सौंपने के लिए बाध्य किया एवं 1939 में जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया का विलय कर लिया एवं यूरोप के राजनीतिज्ञ मुंह ताकते रह गए। 1939 में उसने लिथुआनिया पर अधिकार कर वर्साय की संधि को तोड़ दिया। अगस्त 1939 में हिटलर ने रूस से समझौता किया। वास्तव में हिटलर अब पोलैंड का बेड़ा पार करना चाहता था। उसने पोलैंड से वर्साय संधि का अधिकार छोड़ने को कहा। पोलैंड इसके लिए तैयार नहीं हुआ। पोलैंड में जर्मन अल्पसंख्यक थे। पोलैंड को फ्रांस एवं इंग्लैंड से रक्षा का आश्वासन मिला हुआ था। अतः हिटलर ने रूस से संधि की। गुप्त धारा के अनुसार पोलैंड को रूस एवं जर्मनी आपस में पचा लेते। तो हिटलर ने डांजिंग एवं गलियारे के प्रश्न को लेकर पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। यह फ्रांस एवं इंग्लैंड के लिए एक चुनौती थी और इसका परिणाम हुआ द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ। तो साथियों, ये जो वीडियो है ये 3 in 1 है। इसमें आपको 3 प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। एक तो जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे, फिर हिटलर की गृह नीति के प्रमुख तत्व क्या थे और विदेश नीति के प्रमुख तत्व क्या थे। तो ये नोट्स के साथ ये वीडियो है। नोट्स का आप उपयोग कर सकते हैं किसी भी परीक्षा में। बहुत परिश्रम से बनाए गए नोट्स हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप चैनल को, जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें प्लीज। मैं बार बार निवेदन करता हूं। और लाइक करें, बेल आइकन भी दबाएं जिससे नई नई वीडियोस की सूचना भी आपको मिलती रहे। और लगातार आपको वीडियो मैं बनाता रहता हूं जिनकी सूचना आप तक पहुंचती रहे, इसलिए बेल आइकन दबाएं। आपने ध्यान से देखा वीडियो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ।